हेलो बच्चों, हमने इसके पहले वाले सेशन में क्लास 11 का संबंध एवं फलन पढ़ रहे थे। इसके पहले हमने क्या क्या चीजें देख ली है। इसके पहले हमने देख लिया कि समुच्चय क्या होता है, कार्तीय गुणन देख लिया था, फिर क्रमित युग्म देख लिया था, क्रमित युग्मों की समानता भी देख ली थी। फिर हमने देखा था कि संबंध क्या होता है, कि जब कार्तीय गुणन कराते हैं तो कोई विशेष नियम द्वारा अगर दो सेट आपस में जुड़े होते हैं, उनके एलिमेंट्स जुड़े होते हैं, पूरे सेट नहीं जुड़े होते, उनके कुछ एलिमेंट्स दूसरे वाले के एलिमेंट से जुड़े होते हैं, तो उनको हम क्या कहते थे, संबंध कह देते थे। फिर हमने देखा कि प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है। तो जब हम कार्तीय गुणन के थ्रू जब हम क्रमिक युग्म लेते थे तो जो पहला वाला एलिमेंट होता था वो सब क्या होते थे, प्रांत, और सेकंड वाले एलिमेंट सिंपली क्या होते थे, परिसर। और फिर हमने देखा था क्या, सहप्रांत। सहप्रांत क्या होता था, तो पूरा का पूरा सेट बी को हम क्या कह देते थे, सहप्रांत कह देते थे। ठीक है, अब हम उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। हम अपना एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट करेंगे, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। तो बिना किसी समय के नुकसान के हम जल्दी जल्दी क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि सेट ए में 1 2 3 से लेकर 14 तक के एलिमेंट्स है। ठीक है, और उसमें एक आर संबंध दे रखा है एक्स वाई जो है, और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, यहाँ से देखिए 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, नियम है कि 3x माइनस वाई। ठीक, अब इसका क्या मतलब है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है कि y इज इक्वल टू 3x। ठीक है बच्चों, मतलब कि y का जो वैल्यू होगा वो x के वैल्यू का 3 गुना होगा। मतलब क्या, कि अगर हम x इज इक्वल टू 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 3 इंटू 1 यानी कि 3 हो जाएगा। ठीक, बस यही हमको सिंपली करना है। और लास्ट तक हम पिछले वाले क्वेश्चन में हम देखा था कि लास्ट तक हम बस वहीं तक जा सकते हैं, क्योंकि बस एक्स वाई क्या है, एक्स वाई आपका एलिमेंट होना चाहिए ए का। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज ऐड होगी कि एक्स वाई क्या होना चाहिए, ए का एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो एक्स वाई अगर ए का एलिमेंट होना चाहिए तो हम इस वाले जो नियम है इसको लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम स्टार्ट करते हैं कि अगर मान लीजिए कि हम एक्स इज इक्वल टू 1 लेते हैं, ठीक, तो वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। अब एक्स इज इक्वल टू 2 लेते हैं तो वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 6। अब x इज इक्वल टू जब 3 लेते हैं तो y इज इक्वल, क्योंकि x y हमको a से ही लेना है, ध्यान दीजिएगा, तो 3 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9। ठीक, अब x इज इक्वल टू 4 लेते हैं तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 इंटू 4 यानी कि 12। ठीक, अब x इज इक्वल टू जब 5 लेते हैं तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 5 यानी कि 15। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, क्योंकि हमको पता है x और y किसमें होने चाहिए, वो सेट a में ही होने चाहिए। ठीक, अब यहाँ से आपको देख के कुछ समझ में आ रहा है कि y इज इक्वल टू जो ये 15 है, क्या ये 15 सेट ए में है, नहीं है ना, क्योंकि y इज इक्वल टू 15 आ रहा है और जो 15 है वो सेट ए में नहीं है, यानी कि हम इसको नहीं ले सकते हैं। ठीक, हम इसको नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि हमें शर्त दे रखा है कि एक्स वाई एलिमेंट होना चाहिए, किसका, ए का एलिमेंट होना चाहिए। अब यहाँ से हमको क्या क्या क्रमिक युग्म प्राप्त होते हैं। अब मान लीजिए कि ये वाला तो हमको लेना ही नहीं है, 15 वाला हमको लेना ही नहीं है। अब क्या क्या क्रमिक युग्म आपको मिलेंगे, देखिए, अब आपको अगर आप क्रमिक युग्म लिखते हैं तो आपको क्या क्या मिलेगा, आर इज इक्वल टू, अगर हम रोस्टर रूप में लिखेंगे, देखिए ये आपको देख के समझ में आ रहा है कि ये आर क्या है, समुच्चय निर्माण विधि के रूप में है ना। तो अब हम एक बार आर को उसी के बेस्ड हम क्या लिखते हैं, रोस्टर मेथड में अगर लिखते हैं तो क्या आएगा, क्रमिक युग्म क्या बनेंगे, पहले 1 फिर 3, ठीक बच्चों, फिर 2 6, ठीक, फिर 3 9, ठीक, फिर 4 12, ठीक। और आपको पता है कि जब हम 5 नहीं ले सकते, जब 5 नहीं ले सकते तो आगे का लेने का कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि वही बात होगी कि फिर y a में नहीं आएगा। ठीक है, अब ये क्रमिक युग्म बन गया। अब आपको पता है कि क्रमिक युग्मों का सबसे पहला वाला एलिमेंट क्या होता है, प्रांत होता है, पता है ना बेटा। और दूसरा वाला एलिमेंट क्या होता है, दूसरा वाला एलिमेंट परिसर होता है ना, दूसरा वाला एलिमेंट क्या होता है, परिसर होता है। ठीक है, अब देखिए, अब आपको अगर प्रांत लिखना हो तो क्या लिखेंगे, प्रांत क्या क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा। ठीक, और अगर आपको परिसर लिखना हो तो परिसर क्या क्या होगा, परिसर आपका क्या क्या होगा, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा और 12 होगा। ठीक है, समझ में, ठीक है, ये तो बात होगी प्रांत और परिसर की। अब अगर हमको सह प्रांत बताना हो, ठीक, अगर हमें सह प्रांत बताना हो तो हम जानते हैं कि पूरा का पूरा सेट बी को हम सह प्रांत बनाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज बहुत ध्यान दीजिएगा कि हमारा क्या हो रहा है, कार्तीय गुणन ए टू ए में हो रहा है ना बेटा, ए टू ए में हमारा कार्तीय गुणन हो रहा है। इसमें 1 2 से लेकर 14 तक एलिमेंट्स है और इसमें भी 1 2 से लेकर 14 तक एलिमेंट्स है।
बट इसमें से कुछ हम नियम लगा के जो सेलेक्ट कर रहे हैं, जो नियम लगा के जो हम संबंध बना रहे हैं, उसमें से हम प्रांत और परिसर लेते हैं। आपको पता है कि जहां से तीर निकलती है और जहां पे जाके लगती है वो क्या हो जाता है, जहां से तीर निकलती है और जहां जाके लगती है ये निकली वाली प्रांत और लगने वाले परिसर। बट सह प्रांत क्या हो जाता है, पूरा का पूरा सेट भी क्या हो जाता है, सह प्रांत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बस ए से ए में कार्तीय गुणन हो रहा है। हमारा जो कार्तीय गुणन हो रहा है वो ए टू ए में हो रहा है, तो सह प्रांत क्या होगा, ये पूरा आपका सह प्रांत हो जाएगा। तो समझ में आया बेटा, तो सह प्रांत क्या हो जाएगा, अगर आपको सह प्रांत लिखना हो तो सह प्रांत आपका क्या हो जाएगा, 1 से लेके 1 2 3 ये पूरा लेके 14 तक आपका सह प्रांत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। बहुत ही इजी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन दिमाग लगाने की बहुत जरूरत है कि संबंध किस टाइप से दिया, आप संबंधों का यूज सही से आपको करना होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हम कैसे संबंधों का यूज कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या समुच्चय दे रखा है, अब आपको समुच्चय क्या देता था, ए दे देता था, कुछ उसमें एलिमेंट्स दे देते थे तो आप इजीली कर लेते थे। बट अगर आपको पूरा पूरा लिख किया जाए कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, ठीक है, अब मान लीजिए कि सेट ए क्या है, सेट ए आपका मान लीजिए कि क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, काउंटिंग नंबर्स 1 से लेकर इनफाइनाइट तक आपकी क्या हो जाता है, प्राकृतिक संख्या हो जाता है। ठीक है, और आपको शर्त क्या दिया है कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब देखिए, अब आपको पता है कि प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 ऐसे लेके आप 5 तक जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या दे दिया, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 है, मतलब अगर x की वैल्यू हम 1 रखते हैं तो y की वैल्यू कितना आएगी, 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6 आएगी। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब एक और चीज देख लेते हैं, ये क्या दे रखा है, तो x इज लेस देन 4, यानी कि आप x की वैल्यू 4 से कम रख सकते हैं। मीन्स क्या हुआ, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं और 3 रख सकते हैं, 4 भी नहीं रख सकते क्योंकि 4 से कम लेना है, और प्राकृतिक संख्या आपको पता है काउंटिंग नंबर्स होती है, तो आप बस 1 2 3 ही x की वैल्यू रख सकते हैं। अब हम रखते हैं एक बार, तो अगर x इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6। ओके, अब x इज इक्वल टू 2 रखते हैं तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7। अब x इज इक्वल टू 3 रखते हैं तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब यहाँ पे हम 4 नहीं रख सकते, आपको अच्छे से पता है 4 क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि 4 से हमको क्या लेना है, 4 से हमको कम लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्रमित युग्म बनेगा, जो हम रोस्टर मेथड में अगर r को लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं, 1 6, है ना, बात समझ में आ रही है ना, 2 7, ठीक बेटा, फिर 3 और 8। ठीक, समझ में आया यहाँ तक बात। अब देखिए, अब आपको इसमें क्या बताना, बस प्रांत और परिसर बताना। आपको पता है कि फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, प्रांत, सेकंड वाला परिसर, बस सिंपल लिख दीजिए। प्रांत इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 2 3, और परिसर इक्वल टू 6 7 8। देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर वैसे तो संबंध एवं फलन, बट अगर आपको समझ में आता है, तो अगर आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग है, अगर आपको सारी चीजें क्लियर है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो ये आपके लिए बहुत इजी बन सकता है। बट अगर वहीं पे आपको चीजें नहीं क्लियर होगी तो आप एक भी क्वेश्चन नहीं समझ पाएंगे। आप सबसे पहले ये समुच्चय निर्माण विधि में आपको दिया रहेगा क्वेश्चन, संबंध, आप उस संबंध को तोड़ ही नहीं पाएंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कि हम उस संबंध को कैसे तोड़ के लिखे, हम कैसे समझे उसको। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रहा है, आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, सॉल्यूशन समझ में आ रहे हो। आप एक बार देखें वीडियो और आपको पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि इसी तरीके से आपको पढ़ाऊं। अब देखिए, थर्ड नंबर दे दिया है कि a इज इक्वल टू 1 2 3 और 5 और b इज इक्वल टू 4 6 9। ओके, थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, a इज इक्वल टू 1 2 3 5। ओके बेटा, 4 नहीं है। अब देखिए, अब b इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 4 6 और 8 दिया है या फिर 7 दिया है, 4 6 और 9। ठीक है, 4 6 और 9। अब यहाँ पे आपको संबंध r क्या दे रखा है कि x और y का अंतर विषम है। आप एक बार क्वेश्चन अपने बुक से मिला लीजिएगा, मैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख के आपको बता रही हूँ ताकि समय ज्यादा ना लगे, हम लोग जल्दी जल्दी अपने क्वेश्चंस को कम समय में ही और अच्छे से समझ के कंप्लीट कर सकें। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं, आपको ना पीछे पन्ना पलटने की जरूरत है कि पिछला वाला क्वेश्चन कैसे किया गया, ना ही आपको ये देखने की जरूरत है संबंध क्या होता है, प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है। मैं इस तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप एक बार बस पढ़ें तो आपको अच्छे से चीजें समझ में आ जाए, आपको पीछे पन्ना पलटने की जरूरत ना पड़े। आप क्वेश्चन देखें, आपका सीधे दिमाग में क्या हो, उसका सॉल्यूशन उसका बनने लगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है कि x माइनस वाई या फिर y माइनस एक्स क्या होना चाहिए,
विषम होना चाहिए। अब देखिए यहाँ से हम क्या रख सकते हैं, आपको अच्छे से पता है कि x हम पहले वाले सेट से लेते हैं और y हम इससे लेते हैं, ठीक। अब क्या दे रखा है आपको, x माइनस वाई या फिर y माइनस एक्स क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए। अब विषम संख्या तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, आपको पता होगा, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारे दो से नहीं डिवाइड होते उनको हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ठीक। ये सब आपकी विषम संख्या है। अब आपको क्या बोल रहा है कि या तो आप x माइनस वाई करिए या तो y माइनस एक्स करिए, उसका अंतर क्या आना चाहिए, विषम आना चाहिए, ठीक है। संबंध ऐसा बनाना है। अब देखिए, अब संबंध से आपको एक चीज समझ में आएगी कि अगर हमारे पास a है भाई और हमारे पास b है, ठीक। अब हम सबसे सबका संबंध नहीं कराएंगे, क्यों, क्योंकि हमको संबंध के लिए शर्त क्या दिया है कि x माइनस वाई करे या y माइनस एक्स करे तो क्या आना चाहिए, उनको माइनस करने पर विषम आना चाहिए। तो हम सम वाला वैसे ही छाड़ देंगे। अच्छा ठीक है, एक बार हम ट्राई करके देखते हैं। एक बार 1 को लेते हैं तो x इज इक्वल टू अगर 1 लेते हैं और y इज इक्वल टू अगर 4 लेते हैं तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, विषम नहीं मिला। अब फिर x इज इक्वल टू 1 लेते हैं और y इज इक्वल टू एक बार 6 लेते हैं तो 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5, विषम मिल गया, ठीक। विषम चाहिए, विषम मिल गया, यहाँ भी विषम मिल गया। अब फिर x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 9 लेते हैं तो 9 माइनस 1 या 1 माइनस 9 कितना हो गया, 8 मिल गया। यहाँ पे हमको सम मिल गया, ठीक है, ये तो सम मिल गया, तो इसको तो हम लेंगे नहीं, ये आपका विषम मिल गया, ठीक। ऐसे बस आप करते जाइए, सॉल्यूशन आप करते जाइए, आपका दिमाग आगे आगे खुलते जाएगा कि हमको इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना। बस आप थोड़ा अच्छे से कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करिए, अच्छे से इस वीडियो को देखिए, आपको कुछ भी क्वेश्चन में कुछ भी आपको प्रॉब्लम कभी आएगी ही नहीं। अब देखिए, अब हमने बस सिंपल क्या करेंगे, ए से एक उठाया, तीनों से माइनस करा के देखिए। अब फिर दूसरा उठाइए, चलिए x इज इक्वल टू 2 उठाते हैं और y इज इक्वल टू 4 रखते हैं तो 4 माइनस 2 कितना आएगा बेटा, 2 आएगा, जो कि क्या हो गया, सम हो गया, ठीक। अब फिर x इज इक्वल टू 2 उठाते हैं और y इज इक्वल टू क्या, y इज इक्वल टू 6 रखते हैं तो 6 माइनस 2 कितना हो गया बेटा, 4 हो गया, जो कि सम हो गया, ठीक। अब देखिए, अब x इज इक्वल टू अगर हम 2 उठाते हैं और y इज इक्वल टू 9 उठाते हैं तो 9 माइनस 2 कितना हो गया, ये 7 हो गया, ये आपको विषम मिल गया, ठीक है। चलिए, ये विषम मिला, ये विषम मिला, 3 हमको वैसे ही मिल गया। अब थोड़ा हम तीसरा और चौथा भी उठा के अगर रखते हैं, तीसरा चौथा उठा के भी देख लेते हैं एक बार कि कौन कौन सा मिल रहा है। चलिए एक बार आप क्या करते हैं, यहीं पे मैं कर देती हूँ, x इज इक्वल टू 3 लेते हैं और y इज इक्वल टू क्या, 4 लेते हैं, ठीक। तो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना है, 1 आया, विषम आ गया, यानी इसको हम लेंगे। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है बात। अब देखिए, x इज इक्वल टू फिर 3 लीजिए और y इज इक्वल टू क्या लीजिए, 6 लीजिए। अब 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3, फिर विषम मिल गया, गुड, बहुत सारे इसमें मिल रहे हैं भाई। अब फिर x इज इक्वल टू 3 लिया और y इज इक्वल टू 9 लिया तो 9 माइनस 3 कितना हो गया बच्चों, 6 हो गया, जो कि हमको सम मिल गया, क्योंकि 2 से डिवाइड होता है ना सम विषम, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको बताने की जरूरत है, सम विषम तो आपको वैसे ही समझ में आ रहा होगा। चलिए 3 भी खत्म हो गया, 5 उठाते हैं। चलिए x इज इक्वल टू 5 लेते हैं और y इज इक्वल टू 4 लेते हैं, ठीक। तो 5 माइनस 4 कितना आ गया, 1 आ गया, जो कि विषम आ गया, ठीक, इसको भी लेंगे। ओके, अब फिर x इज इक्वल टू 5 लेते हैं और y इज इक्वल टू 6 लेते हैं। ऐसा समझ में आ रहा है ना कि हम क्या कर रहे हैं, तो 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1, ये भी विषम मिल गया, गुड, इसको भी लेंगे। अब फिर क्या करते हैं, अब फिर x इज इक्वल टू 5 लेते हैं और y इज इक्वल टू कितना, 9 लेते हैं, तो 9 माइनस 5 4, तो ये क्या मिल गया, सम मिल गया, यानी इसको हम नहीं लेंगे। चलिए अब आप काउंट करके देखिए कि आपको विषम क्या क्या मिला है, काउंट करके देखिए, यहाँ से क्या क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, ओके, x की वैल्यू 1 मिल रही है, फिर y की वैल्यू 6 मिल रही है, फिर विषम में x की वैल्यू 2 मिल रही है, y की वैल्यू 9 मिल रही है, फिर विषम में x की वैल्यू 3 मिल रही है, y की वैल्यू 4 मिल रही है, फिर 3 और 6 और फिर 5 और 4 और फिर 5 और 6, ठीक है बच्चों। विषम विषम वाला मैंने टिक लगा के रखा है। अब सिंपली आपको क्या लिखना है, इसमें रोस्टर मेथड में लिख देना है। अब अगर रोस्टर मेथड में आप r को लिखते हैं, संबंध को लिखते हैं, तो आप उठाइए, विषम वाला क्या है, ये है, यानी इसका क्रमिक योग 1 और 4, फिर विषम वाला क्या है, ये है, तो क्रमिक योग 1 और 6, फिर क्या है विषम वाला, ये है, तो 2 और 9, फिर क्या है विषम वाला, ये है, 3 और 4, फिर क्या है बच्चों विषम वाला, 3 और 6, तो 3 और 6, ठीक है बेटा। फिर क्या है विषम वाला, 5 और 4, तो 5 और 4, फिर विषम वाला 5 और 6, बस इतने आपको क्या मिल गए, विषम वाले आपको मिल गए, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है।
ये देखिए बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 में, पी और क्यू में एक संबंध है। इसको आपको कैसे कैसे डिफाइन करना है, समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है, फिर रोस्टर विधि में लिखना है, फिर प्रांत और परिसर बताना है। क्वेश्चन देखिए बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है या फिर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, सिंपल। बस सबसे पहले फिगर पे आइए। हमने फिगर देखा, ठीक है, क्या हो रहा है, 5 से 3 निकल रही है, 3 को जा रही है, 6 से निकल रही है, 4 को जा रही है, 7 से निकल रही है, 5 को जा रही है। हम जान रहे थे क्या, जहां से तीर निकलती है वो क्या हो जाता है, प्रांत हो जाता है। सिंपल, हमको मिल गया प्रांत 5 6 7। परिसर हमने क्या देखा था कि जहां पे तीर जाके लगती है उसको परिसर कह देते हैं। पता चल गया 3 4 5 परिसर है, सिंपल। अब मेन बात क्या हो गई कि अब आपको क्या बताना है, समुच्चय निर्माण विधि और रोस्टर विधि। रोस्टर विधि में भी मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि इससे इसका संबंध बन रहा है, इससे इसका संबंध बन रहा है और इससे इसका संबंध बन रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं 5 का संबंध किससे बन रहा है बेटा, 3 से, ठीक। 6 का संबंध किससे बन रहा है, 4 से, ठीक। 7 का संबंध किससे बन रहा है, 5 से बन रहा है। अब थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत, थोड़ा दिमाग लगाएंगे। क्या लगाएंगे, अगर ये 5 है तो ये 3 है, ये 6 है तो ये 4 है, ये 7 है तो ये 5 है। हमको दिख रहा है क्या कि अगर 5 में से हम 2 घटा रहे हैं तो 3 मिल रहा है, 6 में से 2 घटा रहे हैं तो 4 मिल रहा है, और 7 में से 2 घटा रहे हैं तो 5 मिल रहा है। समझ में आ रहा है बच्चों, इसका मतलब क्या है, 5 कहाँ का है, 5 पी का है, और हम जानते हैं इसको हम क्या कहते हैं, एक्स कहते हैं, और ये क्या है, ये वाई है, ठीक है। अब अगर x में से हम 2 घटा रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, y मिल रहा है, ठीक। फिर यहाँ पे x में से 2 घटा रहे हैं तो क्या मिल रहा है, y मिल रहा है। फिर यहाँ पे x में से 2 घटा रहे हैं तो y मिल रहा है। एक चीज हमको मिल गई, क्या, समुच्चय निर्माण विधि के लिए हमको नियम मिल गया कि y इज इक्वल टू क्या होना चाहिए बच्चों, x माइनस 2 होना चाहिए, या फिर x इज इक्वल टू वाई प्लस 2 होना चाहिए। बट हमको आपको एक चीज थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि हम मैक्सिमम लिखते हैं y इज इक्वल टू, क्योंकि y दूसरा वाला सेट होता है तो हम उसी के रिस्पेक्टिव में लिखते हैं, ठीक है। अब हमको मिल गया, एक चीज हमको मिल गया क्या, कि y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, ठीक। अब आपको पता है समुच्चय निर्माण विधि में हम कैसे लिखते हैं, r इज इक्वल टू लिख देते हैं, फिर एक्स वाई तो लिखते ही लिखते हैं, चर लिखते हैं, फिर किस नियम से जुड़ा है वो लिखते हैं। अब नियम आपको दिखा, y इज इक्वल टू क्या है, x माइनस 2। एक और चीज मैंने आपको बताया, समुच्चय चैप्टर पढ़ा है, बहुत अच्छे से मैंने पढ़ा है, उसमें मैंने बताया है कि फिर आप लिखेंगे कि किस वाले सेट का है, ठीक है, ये एलिमेंट किस सेट का और ये एलिमेंट किस सेट का। अब आपको दिख रहा है कि ऐसा x हमने किससे लिया, p से लिया, तो सिंपल आप लिख दीजिए कि x इज एलिमेंट ऑफ p, और y को हमने q से लिया है तो y इज एलिमेंट ऑफ q। बस यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, बस हो गया आपका समुच्चय निर्माण विधि, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन देख के पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग में कैलकुलेशन बिठाना है, थोड़ा समझना है कि कैसे क्या करें, ठीक है, बस आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक। आई होप कि आपको अब ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब रोस्टर विधि में आप सिंपल क्या लिखते हैं कि r इज इक्वल टू जिससे जिसका संबंध बनता है हम कॉमा कॉमा करके लिख भी जाते हैं। अब 5 से किसका संबंध, 3 का बन गया, हमने लिख दिया। फिर 6 का किससे, 4 से बन गया, हमने लिख दिया। फिर 7 का किससे, 5 से बन गया, हमने लिख दिया, मिल गया हमको, रोस्टर विधि मिल गया। अब हमको पता है प्रांत, अभी मैंने बताया प्रांत क्या हो जाता है, जहां से तीर निकलती है सिंपल वो प्रांत हो जाता है, 5 6 7 प्रांत हो गया। और परिसर जहां पे तीर जाके लग गई उसको हम परिसर बोल देते हैं, तो 3 4 5। अच्छा एक चीज मैं अलग से अगर आपसे पूछ दूं कि सह प्रांत क्या हो जाएगा, तो आपको बता देंगे कि सह प्रांत क्या हो जाता है, पूरा का पूरा सेट बी को हम क्या कहते हैं, सह प्रांत कह देते हैं, यानी सह प्रांत आपका 3 4 5 क्या हो जाएगा, सह प्रांत हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। मैं आपको बाद में जब चैप्टर सारे कंप्लीट हो जाएंगे फिर मैं आपको लास्ट में पीवाईक्यूज भी कराऊंगी और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं आपको पढ़ाऊंगी कि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 6, ओके कोई बात नहीं, 5 भले से गायब कर दिए, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 6, 2 होगा ना यहाँ पे, 3 4 6, ठीक है। फिर b इज इक्वल टू क्या दे रखा, b दिया ही नहीं है, बहुत अच्छी बात है, a से ही a में संबंध है, ये बहुत अच्छी बात है। तो r इज इक्वल टू क्या दिया, a b एलिमेंट है a का और a b को विभाजित करती है, ठीक है। r इज इक्वल टू ए बी वेयर, चलिए ऐसे लिख देते हैं, ए बी को विभाजित करती है और ए बी एलिमेंट है ए का, दोनों ही ए के एलिमेंट है, ठीक है। अब चलिए अब हमको पता है कि ए से ही ए में संबंध हमको स्थापित करना है,
ठीक है, अब एक बार हम एक थोड़ा सा चीज करेंगे, क्या थोड़ा सा अपने क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए, मुझे पता है आप लोग बहुत स्मार्ट हो, आप लोग तो डायरेक्ट करोगे, बट जिन बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन होगी उनके लिए हम थोड़ा सा इजी करेंगे कि एक को 2 बार लिख दिया, ठीक बेटा, उसमें जो जो एलिमेंट्स है लिख दिया, क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 6 है, फिर यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा ट्राई करते हैं, थोड़ा सा कोशिश करते हैं, क्या करते हैं कि ए से और ए अगर बी से ए में अगर हम भाग देते हैं, ए बी को विभाजित करती है, ए जो है बी को विभाजित करती है, यानी बी को ए से हम भाग देंगे तो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब हम 1 को उठाते हैं पहले, ठीक, 1 को उठाते हैं, भाग देते हैं जरा 1 से 1 में, ठीक, चलिए, अगर 1 से 1 में भाग दिया तो कितना आया, यहाँ पे 1 आ गया, यानी कि शेषफल कुछ नहीं बचा, ठीक। फिर 1 से 2 में एक बार भाग देते हैं, चलिए पहले 1 वाला उठाते हैं, ओके, चलिए, x इज इक्वल टू 1, ओके, और b इज इक्वल टू 1, तो शेषफल 0 मिला, ठीक, कैसे, शेषफल में क्या कुछ नहीं बचा, 1 से 1 डिवाइड हो गया, फिर a इज इक्वल टू 1 दिया, b इज इक्वल टू अब 2 लेंगे, ठीक, तो 1/2 कितना आएगा, शेषफल कुछ ना कुछ आएगा ना बच्चों, आएगा, 1/2 अगर हम करते हैं तो हमें शेषफल मिलेगा, 0 मिलेगा, नहीं 0 नहीं मिलेगा ना, हाँ 0 मिलेगा बच्चों, क्योंकि आपको पता है ना, थोड़ा कंफ्यूजन हुआ ना यहाँ पे, इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल किया था, क्योंकि देखिए ए से किसी भी संख्या में डिवाइड करेंगे, सब संख्या डिवाइड हो जाती है, शेषफल हमको 0 ही मिलता है, शेषफल भागफल में ध्यान दीजिएगा, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, ए 1/2 सॉरी 2/1, तो शेषफल बराबर 0, ओके, क्या हमको करना है, b बाई ए करना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि b बाई ए करना है, b को ए b को विभाजित करती है, यानी a नीचे रहेगी, ओके, a इज इक्वल टू फिर 1 दिया और b इज इक्वल टू क्या लेंगे, आपकी 3 ले लिया, तो भी शेषफल 0 आएगा, फिर a इज इक्वल टू 1 दिया, b इज इक्वल टू 4 लिया, तो भी शेषफल 0, a इज इक्वल टू 1 दिया, b इज इक्वल टू 6 लिया, तो भी शेषफल 0, ठीक है बच्चों। अब तो ये तो बात हो गई a इज इक्वल टू 1 की, अब हम a इज इक्वल टू 2 लेके देखते हैं और b इज इक्वल टू 1 लेके देखते हैं, तो यहाँ पे शेषफल मिलेगा ना, 0 नहीं होगा, 1/2 अगर करेंगे तो वो नहीं डिवाइड करेगी, यानी ये गलत हो गया, क्या आ गया यहाँ पे 1/2 हो गया, अब a इज इक्वल टू 2 लेते हैं, b इज इक्वल टू भी 2 लेते हैं, तो 2/2 कितना आ गया, 2/2 1 आ गया, 0 नहीं बचा, शेषफल 0 बचा, अब a बराबर 2, b बराबर क्या 3, तो 3/2 बराबर शेषफल कुछ आपका बच जाएगा, कटेगा नहीं, तो ये भी नहीं लेंगे, ओके, ये लेंगे, ये लेंगे, ये लेंगे, ये लेंगे, ये लेंगे, ये लेंगे, ओके, a बराबर 2 और b बराबर 4, तो 4/2 इज इक्वल टू 2, इसको लेंगे, यानी a बराबर 2, b बराबर 6, तो 6/2 इज इक्वल टू 3, यानी इसको भी लेंगे, शेषफल नहीं बचा, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है, बहुत इजी है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। चलिए, अब तो हो गया, 1 भी ले लिया, 2 भी ले लिया, एक बार 3 लेते, एक बार 4 लेते, एक बार 6 लेते, अब हम डायरेक्ट करते हैं, ओके, अगर 1/3 करेंगे तो क्या आएगा, शेषफल 0 नहीं आएगा, नहीं लेंगे, ठीक, अगर 2/3 करेंगे तो भी नहीं आएगा, नहीं लेंगे, बट अगर 3/3 करते हैं तो क्या आ जाएगा, 0 शेषफल आएगा ना, क्योंकि 1 बार में कट जाएगा, तो यानी हम 3 ले सकते हैं, ओके बच्चों। अब अगर 3/4 करते हैं, सॉरी 4/3 करते हैं तो ये भी नहीं कटेगा, शेषफल 0 नहीं आएगा, तो यानी इसको नहीं लेंगे। अब चलिए, अब अगर 6/3 करते हैं तो 3 2 6 2 बार में कटेगा, यानी कि हम 6 और 3 को ले सकते हैं, ओके बच्चों, 6 और 3 को ले सकते हैं, 3 और 6 को ले सकते हैं। अब जरा 4 वाला उठाइए और जरा 6 वाला उठा के देखिए, 4 और 6 वाला उठा के देखिए, तो 4 केवल 4 को काट सकता है, 4 1 को नहीं काटेगा, 4 2 को नहीं काटेगा, 4 3 को भी नहीं काटेगा, 4 6 को भी नहीं काटेगा, 4 केवल 4 को ही काटेगा, आपको पता है, ठीक। एक बार 6 वाला उठाते, 6 ना तो 1 को काटेगा, ना 2 को काटेगा, ना 3 को काटेगा, ना 4 को काटेगा, ना 6 को काटेगा, नहीं काटेगा ना, हाँ, अगर 6/4 करते हैं तो 2 ही से हम काटते हैं ना बच्चों, देखिए अगर 6/4 करते हैं तो 2 ही से ना काटते, 3 और 2 बार में 2, क्या हुआ, शेषफल आया ना कुछ आएगा, शेषफल पूरा शेषफल 0 नहीं होगा, यानी यहाँ से हम ये 3 उठाएंगे और यहाँ से हम ये सारा उठाएंगे और यहाँ से बस ये 3 उठाएंगे। चलिए, अब हमको क्या बताना है बच्चों, अब हमको बताना है कि इसको रोस्टर रूप में अगर हमको लिखना है तो क्या लिख देंगे, r इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा, ये वाला लेंगे 1 1, फिर क्या लिखेंगे
1 2, फिर क्या लिखेंगे 1 3, फिर 1 4, फिर 1 6। ओके, अब 2 वाला देखिए तो 2 2 2 2, एक ही में लिख रही हूँ मैं, इधर थोड़ा स्पेस कम है तो इधर लिख रही हूँ। फिर 2 4, फिर 2 6, ठीक है बच्चों। फिर यहाँ से 3 3, फिर 3 6, फिर 4 4। बस रोस्टर रूप मिल गया। आपको पता है प्रांत पहला पहला वाला प्रांत हो जाता है, तो प्रांत क्योंकि 1 कई बार है तो बस 1 लिखिए, 2 लिखिए और 3 लिखिए और 4 लिखिए, बस इतना ही प्रांत है। और परिसर, परिसर आपको लिखना है तो परिसर दूसरा वाला होता है तो 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 1 2 3 4 6, पूरा ही इसमें आपका प्रांत आ जाएगा। और सह प्रांत भी लिखेंगे तो वो भी आ जाएगा 1 2 3 4 6। ठीक है बेटा, तो ये हो रहा क्वेश्चन नंबर 5। आगे बढ़ते 6 7 8 और 9 क्वेश्चन, ये जल्दी जल्दी हम अपना कंप्लीट करते हैं। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई? चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो इसमें क्या दे रखा है, r इज इक्वल टू एक्स, एक्स प्लस 5 और x एलिमेंट है इसका। चलिए इसको हम a मान लेते हैं। अगर सेट a में क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अब आपको पता चल गया है कि बस a दिया है, यानी a से ही a का संबंध हमको निकालना है। ठीक है, a से ही a में संबंध निकालना है। अब देखिए यहाँ पे बड़ा मजेदार चीज क्या है कि पहले x है, ठीक है, और y इज इक्वल टू क्या है, x प्लस 5 है। ठीक है, यानी जब हम x लेंगे तो x 0 लेंगे तो y हमको कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। x 1 लेंगे तो y कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। x 2 लेंगे तो y कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। x 3 लेंगे तो y कितना मिलेगा, 3 प्लस 5 8। और x 4 लेंगे, 4 है ना, तो y कितना मिलेगा, 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9। और x 5 लेंगे तो कितना मिलेगा, 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10। ठीक है बेटा, मिल गया हमको 0 5 1 6 2 7 3 8 4 9 और 5 और 10। हमको सिंपली मिल गया, हमको रोस्टर रूप में लिखने की जरूरत ही नहीं, यही सब देखिए कितना आसान है। देख के बहुत बच्चे सोचेंगे कि अरे बाप रे ये क्या हो गया, अब क्या करें, x x प्लस 5 ये क्या दे दिया, y कुछ दिया ही नहीं, अब मैं कैसे लिखूं। इसको रोस्टर रूप में आपको लिखना है, सिंपली आपने लिख दिया। क्या 0 से 5 में संबंध बन रहा है, एक 1 से 6 में बन रहा है, एक 2 से 7 में बन रहा है, एक 3 से 8 में बन रहा है, एक 4 से 9 में बन रहा है, एक 5 में 10 का बन रहा है। ठीक है, अब अगर प्रांत आपसे पूछ ले तो प्रांत तो आप बता ही लेंगे। पहला पहला वाला प्रांत है 0 1 2 3 4 5 हो गया प्रांत। और परिसर अगर आपसे पूछ ले तो आप बता देंगे कि परिसर क्या हो गया, 5 6 7 8 9 10। बट यहीं पे अगर आपको क्या पूछ ले, सह प्रांत पूछ ले तो बता देंगे। सह प्रांत क्या हो जाएगा, सेट बी सह प्रांत होता है ना पूरा का पूरा। हमको सेट बी दिया ही नहीं, सेट ए ही दिया है, तो सेट ए ही आपका क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा सह प्रांत हो जाएगा। 0 1 2 3 4 5। ठीक है, समझ में आए बच्चों? तो ये हो गया सह प्रांत, ये सब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है बेटा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, देखते हैं। कंफ्यूजन तो क्रिएट करेगा, संबंध एवं फलन ऐसा चैप्टर है, स्टार्ट है ये आपका 11th का भी 12th का भी, ये आपका स्टार्ट है संबंध एवं फलन। और इसी को लेकर आपको आगे चल के क्या क्या पढ़ना है, अवकलन समाकलन ये सब, सततता, बहुत सारी चीजें पढ़ना है। इसलिए संबंध एवं फलन को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना। तो आज के बेसिक बेसिक चीजें हम देखेंगे। ठीक है, x संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या। चलिए अब सबसे पहले तो क्वेश्चन आई कि अभाज्य संख्या क्या होती है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है बच्चों, मैंने पढ़ाया है, जो 1 से कटे या स्वयं से कटे, खुद से कटे या तो 1 से कटे, वो किसी और से नहीं कटे, उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अब अभाज्य संख्या एक बार हम लिख लेते हैं तो क्या क्या होती है अभाज्य संख्या। 10 से कम अभाज्य संख्या हमको लिखना है, 10 भी नहीं लेंगे, 10 तो वैसे ही अभाज्य नहीं है, तो 1 अभाज्य संख्या नहीं है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। और 2 ही एक ऐसी अभाज्य संख्या जो क्या है, सम है, बाकी सारी अभाज्य संख्या क्या है, विषम है। तो चलिए 2 ले लिया, 2 खुद से कटेगा या तो 1 से कटेगा, 3 ले लिया खुद से कटेगा 1 से कटेगा, 5 ले लिया खुद से कटेगा 1 से कटेगा, 7 ले लिया खुद से कटेगा 1 से कटेगा, 9 ले लिया, 9 3 से कटता है, 9 नहीं लेंगे, ओनली 2 3 5 7। ओके, चलिए यहां तक बात समझ में आई कि अभाज्य संख्या ले लिया। अब चलिए अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि बाबू अगर तुम x लोगे 2 तो तुमको y लेना होगा उसका क्यूब। बाबू अगर तुम x लोगे x
तो y तुम क्या लोगे, x का क्यूब लोगे। ठीक है भाई, तब हमने ले लिया x 2, ठीक। अब हमने ले लिया x तो 2, तो हमारा y क्या मिल जा रहा है, 2 का क्यूब यानी कि 8 मिल जा रहा है। समझ में आया बच्चों, x ले लिया 3, तो y 3 का क्यूब कितना मिलेगा, 27 मिल गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है ना बेटा। अब अगर हम 5 लिया तो 5 का क्यूब बच्चों 125, 7 लिया तो 7 का क्यूब बच्चों 343। ठीक है, तो समझ में आया। x लिया अगर 3 तो x क्यूब यानी 27, x लिया 5 तो x क्यूब यानी 125, x लिया 7 तो x क्यूब यानी 343 रोस्टर रूप में लिख दीजिए। बहुत इजी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार प्रश्न। r इज इक्वल टू 2 और 8, 3 और 27, 5 और 25, 125, 7 और 343। बस सिंपल। प्रांत ले लिया मैम, हमको पता है कि पहला वाला एलिमेंट होता है प्रांत 2 3, 5 7 हो गया प्रांत। और मैम हमको परिसर भी पता है। हाँ मैम, परिसर क्या होता है, दूसरा वाला एलिमेंट। 8 27 125 343। बस सिंपल, खत्म। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। थोड़ा सा बहुत 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 इजी क्वेश्चन। क्या हमने क्वेश्चन नंबर 7 छोड़ दिया है क्या, कि हमने 6 को ही दो बार नंबरिंग 6 कर दिया और क्वेश्चन नंबर 7 भी हमने हल कर लिया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8, a इज इक्वल टू एक्स वाई जेड एंड b इज इक्वल टू 1 2। क्या निकालना है, संबंधों की संख्या निकालना है। पिछले सेशन में पढ़ा है कि संबंधों की संख्या कैसे निकालते हैं। मैम एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, कुछ ऐसे करके था कि 2 के पावर p क्रॉस q होता था मैम। लेकिन मैम यहाँ पे तो a है और b है। इतना सिंपल कंफ्यूजन नहीं हो सकता भाई किसी को। तो क्या करना है, e इंटू बी कर देंगे मैम हम लोग। p की जगह हम लोग a ले लेंगे और q की जगह हम लोग b ले लेंगे। क्योंकि हमने सेट p और q लिया था तो हमने सेट ले लिया a और b, तो सिंपल a क्रॉस b। अब कार्तीय गुणन, a क्रॉस b मीन्स कार्तीय गुणन। अब हमको ये भी निकालना है कि कार्तीय गुणन कितने हैं, कितनी संख्या है कार्तीय गुणन की। सिंपल कैसे निकालते हैं, पहले na निकालते हैं। हाँ मैम na तो हमको पता है कि जो a में जितने एलिमेंट्स होते हैं उसी को हम काउंट करके लिख देते हैं। बस मैम बहुत सिंपल है, 1 2 3, तो मैम n में 3 हो जाता है और nb मैम nb हो जाता है, इसमें 2 ही है मैम, तो ये 2 हो जाता है। ठीक है, अब अगर मैम हम लोग a क्रॉस b करते हैं ना तो सिंपल 3 इंटू 2 कर देते हैं, तो क्या हो जाता है 3 इंटू 6 मैम 6 हो जाता है। 3 इंटू 2 3 टू 6 होता है मैम। फिर अगर कुल संबंध हमको निकालना है, बहुत आसान है मैम, ये तो हम लोग खुद ही से कर लेंगे, आपको इसको कराने की जरूरत ही नहीं है ना बच्चों। तो 2 और a क्रॉस b हो जाता है मैम, यानी कि 2 के पावर 6। अब कैसे करें 2 के पावर 6, कुछ नहीं, 2 को 6 बार, 1 2 3 4 5 6, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 2 64, यानी टोटल संबंध कितने मिल गए आपको, 64। ठीक है बच्चों, टोटल आपको कितने संबंध मिलेंगे, इस बस इन्हीं को यूज करके 64 संबंध बन सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई नियम ना दे, ठीक है, तो नियम दे देते हैं तब तो हमारे संबंध छोटे बनते हैं ना बच्चों। अगर कोई नियम ही नहीं देगा तो हमारे संबंध बहुत सारे बनेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। अगर आपको अच्छा लग रहा हो वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, उनको भी समझ में आए, क्योंकि इतना डीपली शायद ही कोई समझा पाए आप लोगों को एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से, बहुत बारीकी से। 9वां क्या है, r इज इक्वल टू ए बी और ए बी इज एलिमेंट ऑफ z। मैम ये z क्या होता है, शायद हमने देखा था कि z पूर्णांक होता है क्या, शायद हम पढ़े हैं क्या कभी का, पढ़े है ना, पढ़े तो है। एक और चीज दिया बच्चों, ध्यान दो, a माइनस बी क्या है, पूर्णांक है।
पूर्णांक z को हम पूर्णांक कहते तो थे, पूर्णांक अभी क्या होता था, तो क्या होता था, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 नेचुरल नंबर हो जाता था, उसमें अगर 0 ऐड कर देते थे तो पूर्ण संख्या हो जाती थी, उसमें निगेटिव वाला भी ऐड कर देते थे तो पूर्णांक हो जाता था। समझ में आया, ये हो गया आपका पूर्णांक। अब यहाँ पे एक शर्त ये दे रहा है कि a माइनस बी क्या होगा, पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है बेटा, a माइनस बी कितना होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। a माइनस बी को घटाने पर पूर्णांक होना चाहिए, तो प्रांत और परिसर क्या मिलेगा। ठीक है, अब देखिए, अब क्योंकि सारा का सारा जितना भी एलिमेंट्स होंगे सारे के सारे हमारे पूर्णांक होंगे। अब किसी में से भी किसी 1 में से 0 घटा 1 माइनस 0 बराबर 1, 1 में से माइनस 1 घटा 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। अब 1 में से माइनस 2 घटा 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। अब आप किसी में से भी किसी को भी घटाएंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, पूर्णांक मिलेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग ध्यान से एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, बस इसमें यही लिख देना है कि हर जोड़ा, चूंकि हर जोड़ा पूर्णांक देगा, पूर्णांक संख्या देगा। ठीक है, हर जोड़ा, हर a माइनस बी आपको क्या देगा, हर a माइनस बी आपको पूर्णांक देगा। ठीक है बेटा, तो प्रांत क्या हो जाएगा, इसमें आपको प्रांत और परिसर निकालना है, तो प्रांत क्या हो जाएगा बेटा, तो प्रांत सभी पूर्णांक आपके प्रांत हो जाएंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन ही नहीं दिया आपको, कुछ नंबर्स ही नहीं दिया, टोटल पूर्णांक दे दिया। टोटल पूर्णांक एक तो करने वाले नहीं है, आप कर नहीं सकते, आपको ऐसे ही बताना होगा इसको कि फिर परिसर भी क्या हो जाएगा, परिसर भी आपका सभी पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है बेटा, बात समझ में आई यहाँ तक, आई होप आपको समझ में आ रही हो, सारी बातें क्लियर हो गई हो आपको। ठीक है, तो यही पे हम अपना सेशन को कंप्लीट करते हैं। आपको सेशन बहुत मजेदार, बहुत अच्छी लगी होगी, मुझे पूरा होप है, पूरा उम्मीद है, क्योंकि मैंने एक एक चीज बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से आपको समझा, एक एक क्वेश्चन आपको करके बताया, और मुझे पक्का उम्मीद है कि जैसे मैंने ये सब क्वेश्चन कराए, अब आपको अगर क्वेश्चन दे दिया जाए इस पे बेस्ड, या ये क्वेश्चन या इस पे बेस्ड, तो आपको ना तो कॉपी पीछे पलटने की जरूरत होगी, ना ही आपको एक भी बार ये सब क्वेश्चंस देखने की जरूरत होगी, आप वैसे ही कर ले जाएंगे, आपका कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो सिंपली हमने आज एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट कर लिया। अब हम इसके आगे अपना फलन पढ़ेंगे, इसके आगे के अपने एक्सरसाइजेस, कॉन्सेप्ट, सारी चीजों को इसी प्रकार से अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो जरूर लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, ताकि उनका भी अच्छे से ऐसे आप वो भी पढ़ सके और उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, क्योंकि संबंध एवं फलन में कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन देख के, संबंध देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसके साथ आपको क्या करना है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसके आगे वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके, और आप अपने वीडियो और आप हमारे वीडियो को देख के समझ सके कि हाँ आपको समझ में आ रहा है, संबंध एवं फलन आपके लिए इजी हो जाए, आपको कोई डिफिकल्टी उसमें नहीं हो। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।